जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग में केवल एक ही गोल होना चाहिए कि हमें बोथ ग्रुप्स देकर आने हैं। एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारा जो ये बैच है, इस बैच में से कम नहीं तो 60 to 70 स्टूडेंट्स ऐसा होगा जो बोथ ग्रुप्स निकालेगा। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आता है तो उसके साथ एक और चीज आती है, आलस। कल कर लेंगे। रातों रात आपका स्टेटस बदलेगा। सोगे सीए इंटर के स्टूडेंट के तौर पर और उठोगे सीए फाइनल के स्टूडेंट के तौर पर। तो ये आपको अपने पास लेकर आना पड़ेगा कि ये 4 महीने मेरे को इंटेंस मेहनत करनी है। आपके बोथ ग्रुप्स एक बार में कैसे निकलेंगे, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जितने भी रिसोर्सेस हैं ICAI के, वो रिसोर्सेस आपको कवर अप करने हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग मिले हैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए फॉर जनवरी 2025 बोथ ग्रुप्स के लिए। देखिए, आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो। रीजन बीइंग, जो एग्जाम नवंबर 2024 में होने थे वो आपके एक्सटेंड होकर जनवरी 2025 पे गए हैं, विच मींस कि आपके पास कंप्लीट 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम है। इस बैच में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग में केवल एक ही गोल होना चाहिए कि हमें बोथ ग्रुप्स देकर आने हैं। एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारा जो ये बैच है, इस बैच में से कम नहीं तो 60 to 70 स्टूडेंट्स ऐसा होगा जो बोथ ग्रुप्स निकालेगा। और उस 60 to 70 के अंदर भी एटलीस्ट 5 से 6 स्टूडेंट ऐसा है जिसके अंदर रैंक का पोटेंशियल है सिंगल डिजिट वाला। तो आप लोगों को अपने पास अपने कैलिबर को समझना है और जो टाइम आपके पास रिमेनिंग है उस टाइम को आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। फर्स्ट डे जिस दिन एक्सटेंशन आया था, जब ये पता लगा था कि नवंबर 24 में एग्जाम नहीं होंगे, जैन 25 में होंगे, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि इस 2 महीने का लिवरेज वही बच्चा उठा पाएगा जो डिसिप्लिन्ड रहेगा। क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आता है तो उसके साथ एक और चीज आती है, आलस। कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। और कल करते करते आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। तो अभी आप लोगों की क्लासेस जो चल रही हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 31 अगस्त ±4-5 डेज आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यू विल बी हैविंग कंप्लीट 4 मंथ्स फॉर रिवीजन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपका 100% सिलेबस कवर करने में हमने 6 महीने लिए हैं। 6 महीने में आपने सिलेबस पहली बार पढ़ा है। ये आपको पता लग चुका है कि कौन से चैप्टर में कितना कंटेंट है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है। अब आपको 4 महीने में वो सिलेबस को समेटना है। पहला रिवीजन आप लोगों को प्लान करना है जिसमें आपको इंटेंस रिवीजन करना पड़ेगा, जिसमें आई थिंक 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आप 2 महीने का टारगेट ले सकते हो कि 2 महीने के अंदर हमारे पास पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। अब ये 2 महीने के अंदर पहला रिवीजन तभी हो पाएगा जैसे आप अभी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्लासेस करते हो, 1 घंटा पहले ट्रेवल करते हो, 1 घंटा बाद में ट्रेवल करते हो। इतना टाइम पीरियड आप घर पे सेल्फ स्टडी करें तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि जब आपको क्लास में नहीं आना तब भी सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे तैयार होके पढ़ने बैठ जाना और शाम को 6 बजे तक पढ़ना, क्योंकि इसमें कोई भी आपको चेक नहीं कर रहा, आपको दोस्त नहीं मिल रहे, आपको ये एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। और वहां पे काम आएगा आपका डिसिप्लिन। ये 4 महीने की तपस्या है, जिसने कर ली, बिलीव मी, जनवरी 2025 में आप पेपर देने के बाद इतने खुश होगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रातों रात आपका स्टेटस बदलेगा। सोगे सीए इंटर के स्टूडेंट के तौर पर और उठोगे सीए फाइनल के स्टूडेंट के तौर पर। तो ये आपको अपने पास लेकर आना पड़ेगा कि ये 4 महीने मेरे को इंटेंस मेहनत करनी है। आपको अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, अपने सोशल मीडिया से कट लेना पड़ेगा, तभी आप ये पॉसिबल कर पाओगे। और जो ये सेक्रीफाइसेस कर लेगा, बिलीव मी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आएगा। अगले रिवीजन में मुझे कौन से क्वेश्चंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, क्योंकि हर बार आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते।
तो यहां पर फिल्टरेशन होगा कि कौन से क्वेश्चन हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं सेकंड रिवीजन में, और जो टॉपिक टफ है ऑब्वियसली उसके क्वेश्चन ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होंगे, जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो वो क्वेश्चंस आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप यहां पर कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस आपके पास क्या हो जाने चाहिए, फिल्टर हो जाने चाहिए। सेकंड रिवीजन के अंदर मैं स्पेसिफिकली टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड रिवीजन के अंदर आप लोग प्रोविजन पर जोर नहीं डालोगे। ये मैं टेक्स्ट के लिए बोल रहा हूं, लॉ के लिए नहीं बोल रहा, ऑडिट के लिए नहीं बोल रहा। सेकंड रिवीजन जब आप टेक्स्ट का करोगे तो आपका जोर प्रोविजन पे नहीं होगा, आपका जोर किस पे होगा, क्वेश्चंस पे। आप अगर पीजीबीपी रिवाइज कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, जिस प्रोविजन में आप अटक रहे हो, वो प्रोविजन जाकर आप वापस से क्या करोगे, रिकॉल करोगे। सेम गोज विद अकाउंट्स। अगर कोई कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हो, किसी एएस में आप अटक रहे हो, तो फिर उस एएस को जाके आप रीड करो, उस कंटेंट को जाके आप रीड करो। सेकंड रिवीजन के अंदर प्योर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर थर्ड रिवीजन के अंदर आपको कम से कम 15 डेज के अंदर आपको इसको क्या करना पड़ेगा सर, समेटना पड़ेगा। टोटल आपके पास लगभग हो चुके हैं 115 दिन, और पहला पेपर के लिए आपको 5 दिन खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के लिए 5 डेज की तैयारी आपको लेकर चलनी पड़ेगी। तो 115 दिन का आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए कि 115 दिन के अंदर मेरे को 3 रिवीजन्स लगाने हैं, ठीक है। अब आपके बोथ ग्रुप्स एक बार में कैसे निकलेंगे, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जितने भी रिसोर्सेस हैं आईसीएआई के, वो रिसोर्सेस आपको कवर अप करने हैं। आपको स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक टेस्ट योर नॉलेज पढ़ा होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी होता है ना प्रोविजन के साथ, जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं बोलते। मॉड्यूल में 3 तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और टीवाई के। वो जो एग्जाम्पल है आपको वो एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है सेम एग्जाम्पल का एडजस्टमेंट एग्जाम के मेन क्वेश्चन में आता है। तो स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन, ये आपके तीनों लगे होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आरटीपीस करने हैं, आइडियली कम से कम तो 4 अटेम्प्ट के करने हैं। मतलब अगर आप जनवरी 25 देने वाले हो तो जनवरी 25 तो करना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा पिछले 4 अटेम्प्ट के, तो मतलब सितंबर वाला भी लगाओगे आप, मई वाला भी लगाओगे, नवंबर 23 भी लगाओगे और मई 23 भी लगाओगे। कई बार ऐसा देखा गया है एग्जाम में कि आरटीपी अगर आप पिछले 4 अटेम्प्ट की कर लेते हो तो आपको 20 से 25% पेपर यहीं से मिल जाएगा। 25% पेपर मतलब अगर 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लगा के 25 नंबर का पेपर आ रहा है तो 25 नंबर तो पक्के हैं भाई। बात समझ में आ रहा है? ये आपको करना है। प्लस आपको जो मॉक टेस्ट है, एमटीपीज हैं, जो आपके करंट वाले अटेम्प्ट किए हैं वो तो आपको देनी ही है। कोशिश करना कि पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट का आप एमटीपी दे दो। एमटीपी कोई एक आध फुल फ्लेजेड लिख के सॉल्व कर लेना, बाकी एमटीपीज को एक बारी गो थ्रू जरूर से कर लेना, राइट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने क्लास में से निकाले हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो आपने क्लास में से निकाले हैं, इनको आपको यूज करना है। इतना मटेरियल जिसने कर लिया उसके बोथ ग्रुप्स निकलेंगे। इवन आप आराम से रैंक भी स्कोर कर सकते हो। जिनकी एआईआर आती है वो कुछ अलग नहीं करते, उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं हमारी तरीके। उनमें और हम में सिर्फ इतना फर्क है कि वो डिसिप्लिन वे में रोज पढ़ते हैं और अपन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन वे में रोज पढ़ोगे तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वो भी वही कंटेंट पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो। आपको पढ़ाने वाली फैकल्टी वही है जिसने AIR 1 को पढ़ाया है, कोई फर्क नहीं है। जो कंटेंट उसको डिलीवर किया वही कंटेंट आपको भी डिलीवर हो रहा है। द थिंग इज कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, आप कितने रिविजन्स करते हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। एंड लास्टली लक मैटर करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लक मैटर नहीं करता, लक भी आपका मैटर करता है, लेकिन 99% आपके हार्डवर्क है और 1% आपका क्या है, लक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिवीजन के लिए आप मैराथन्स का यूज कर सकते हो।
जो हमने मई 24 के लिए डाले थे, काफी हद तक, मैं अगर टैक्स की बात अलग कर दूं, अपार्ट फ्रॉम टैक्स बाकी सारे आपके लिए रिलेवेंट है। टैक्स भी आपके लिए रिलेवेंट है। जो कोई अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी, जो उसमें कवर नहीं है, वो अपन क्या करेंगे, टेकअप कर लेंगे अलग से। आपके एग्जाम में जून तक की सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। तो जून 2024 तक आपके पास जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं एग्जाम से 6 महीने पहले तक, वो आपके एग्जाम में रिलेवेंट होती हैं। तो दिस इज द वे, इस तरीके से आपको चलना है, और इस तरीके से चल लेते हो तो आई बिलीव कि आप आराम से पॉजिटिव रिजल्ट लेकर, राइट। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सारे आरटीपी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास पहले से क्या है, कवर अप है। बात समझ में आ रहा है? आपके पास स्टडी मटेरियल के अंदर या क्लास के अंदर हमने वो क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या कर रखे होंगे, टेकअप कर रखे होंगे, लेकिन आप इसे सेकंड रिवीजन के अंदर और थर्ड रिवीजन के अंदर अपने पास यूजफुल कर सकते हो। मेक श्योर आप प्रॉपर एक रजिस्टर बना रहे हो, इंडेक्स बना रहे हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन लास्ट डे पर रिवाइज करना है। तो आपके पास प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए। लेट्स से अगर आप पीजीबीपी की इंडेक्स बनाओगे तो पीजीबीपी में मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमारी बुक का, तो आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पीडब्ल्यू बुक पेज नंबर दिस। हमको आरटीपी का क्वेश्चन करना है, आरटीपी का ये वाला क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट किए, कौन से पेज नंबर पे है, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को ये ना पता लगे पन्ने ही पलट रहे हैं कौन सी चीज कहां से उठानी है। एंड एक मटेरियल को फॉलो करना। अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं तो उस हैंड रिटन नोट्स को यूज करो। फैकल्टी के समरी नोट्स यूज कर रहे हो तो फैकल्टी के समरी नोट्स यूज करो। बुक को, कंटेंट को अपना चेंज मत करो, राइट। आपको जिस फैकल्टी पे ट्रस्ट है आप उस फैकल्टी के नोट्स को उठाओ और उसी फैकल्टी के नोट्स से आप कंटिन्यू करो, राइट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी टेस्ट आपको अलाइन होते हैं कोशिश करो टाइम पर आप टेस्ट दो। भले आपकी तैयारी आधी अधूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है, लेट्स से अगर 5 चैप्टर का टेस्ट है और आपने 3 ही चैप्टर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 चैप्टर का टेस्ट दो। भले मार्क्स आपको 50 में से मिल रहे हैं 5 सब्जेक्ट के या 5 चैप्टर के, आप ये चेक करो कि आपने जो 3 चैप्टर अटेम्प्ट करे थे उसमें से तुम्हारे कितने आए। मान लो मैं 3 चैप्टर पढ़ के गया हूं, उसका वेटेज 30 नंबर का था, 50 नंबर का टेस्ट था, मैंने 50 का अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं 3 पढ़ के गया था, तो मेरे नंबर आए मान लो 20। तो मैं 50 में से 20 काउंट नहीं कर रहा हूं उसको, मैं 30 में से 20 काउंट कर रहा हूं कि मैं 3 पढ़ के गया था, मैंने 66% उसमें अचीव कर लिया। तो अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके से चेक करो, राइट। टारगेट्स बनाओ एंड टारगेट्स को अचीव करो। दूसरी चीज, टारगेट शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा टारगेट मत बना लेना जो अचीवेबल ना हो, राइट। आप बना रहे हो टारगेट 18 घंटे पढ़ने का, नहीं पढ़ पाओगे आज की डेट से। 18 घंटे की पढ़ाई कब होगी, जब कल पेपर है, तब 18 घंटे की पढ़ाई होगी। आज 18 घंटे की पढ़ाई नहीं हो सकती, एक दिन कर लोगे, रोज नहीं हो पाएगी। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हो रहे, रोज पढ़ रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक दिन तुमने 15 घंटे पढ़ लिया और 5 दिन उसी की खुमारी में है कि यार हमने 15 घंटे पढ़ा था, तो कोई फायदा नहीं है उसका। आप एक दिन 8 घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। दैट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। दिखाने के लिए मत पढ़ो कि मैं सीए कर रहा हूं, मैं तो 15 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। दिखा के पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हारा जितनी देर मन लग रहा है, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उसके हिसाब से पढ़ो, राइट। और टारगेट सेट करो, अपने आप को एक डेडलाइन दे दो कि जनवरी 25 मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मैं जनवरी 25 में इंटर क्वालिफाई कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं जनवरी 25 के बाद मई 25, सितंबर 25 में इंटर नहीं दूंगी, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप ये डेडलाइन नहीं दोगे अपने आप को, तब तक आपसे पढ़ाई नहीं होगी। आपको अपने लिए एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, आपको एक मेंटल ब्लॉकेज लगाना पड़ेगा कि भाई जनवरी 25 इज माय लास्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में आपसे जो मेहनत होगी ना, वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में नहीं होगी। लिखवा लो मेरे से। आप जो शिद्दत से, जो मेहनत से पहला अटेम्प्ट दोगे, दूसरे अटेम्प्ट में उतनी शिद्दत नहीं होगी, राइट। सो मेक श्योर कि एक बार में निकाल रहे हो, एक बार में फोड़ रहे हो, जो चाहिए वो करो। हम फैकल्टीज का पूरा सपोर्ट आपके पास है। एक बार सिलेबस ओवर हो जाएगा, वी विल ट्राई कि हम वीकली आपके पास डाउट सेशंस अरेंज करवा दें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए ऑफलाइन। तो वीकली आपके डाउट सेशंस हम अलाइन करवा देंगे। जो भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, पूछने का काम आपका है, राइट। डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर को जब तक बीमारी नहीं बताओगे, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता।
तो आपको अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछनी पड़ेगी। हम आपका शक्ल देख के ये समझ सकते हैं कि इसको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन सर क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम क्या है, वो आपको हमें बतानी पड़ेगी, तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। राइट? बच्चे हमसे पूछते हैं सर रिवीजन में हम क्या करें, मतलब हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम 6 सब्जेक्ट्स को किस तरीके से रिवीजन में टेकअप करें, एक ये भी कंसर्न है। तो कुछ बच्चे ये प्रेफर करते हैं 1 सब्जेक्ट इन अ डे, कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। ये आपके ऊपर है, ठीक है? आपको अपना एक प्लानर बनाना पड़ेगा, उस प्लानर के हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। आइडियली आप पूछोगे तो आइडियली इट शुड बी 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थ्योरी। आपको एक बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं और एक थ्योरी लेके चल रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, बोथ ग्रुप्स आप प्लान कर रहे हो तो आप वीक बाय वीक भी चल सकते हो कि वीक 1 में हम ग्रुप 1 पढ़ेंगे और वीक 2 के अंदर हम हमारे पास ग्रुप 2 पढ़ेंगे। इस तरीके से भी आप चल सकते हो। ऑल्टरनेट वीक्स में ऑल्टरनेट ग्रुप्स को आप उठा सकते हो। इट इज कंप्लीटली ऑन यू, जैसे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि एक सब्जेक्ट इन अ डे मत पिक करना। उसमें लगता तो है कि कवरेज ज्यादा हो रही है, लेकिन आपके ब्रेन ने उस चीज को रिटेन करना क्या कर दिया होता है, कम, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है। अगर आप सिर्फ अकाउंट्स कर रहे हो, करते करते एक पॉइंट आएगा, सैचुरेशन आएगा, उसके बाद आप कर तो रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ भी रिटेन नहीं हो रहा। तो आइडियली इट शुड बी अ मिक्सचर, 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। एंड कोशिश करो कि आप थ्योरी को सुबह पढ़ो, थ्योरी को आप हमेशा सुबह पढ़ो। एंड मेक श्योर कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप डे एंड पे एक बार रिविजिट कर रहे हो, डे एंड पे आप उसे एक बारी रिविजिट कर रहे हो, ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके बैक ऑफ द माइंड पे रिटेन हो जाए। अगर आपने सेम डे रिवीजन नहीं लगाया तो 60 to 70% कंटेंट आपके ब्रेन से ड्रेन आउट हो चुका है, नेक्स्ट डे आपको याद नहीं आएगा। क्लियर? तो थ्योरी में ये प्रिंसिपल होता है कि जो भी आज पढ़ा है शाम को सोने से पहले आपने एक बार पूरा का पूरा रिविजिट कर लिया। साथ में आप क्या कर सकते हो, थ्योरी जब आप पढ़ो तो एक रजिस्टर अपने पास रखो और जो भी आपने पढ़ा है उसे इंग्लिश में लिख दो। जो आपके वोकैब्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए और जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं वो आप हिंदी में लिख सकते हो। और शाम को जब रिवीजन करो ना तो इसी का रिवीजन कर लो, तो जल्दी आपका पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। और अपने हाथ से लिखा होगा तो उसका रिटेंशन भी आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है जी? कुछ नहीं करना और आपको कुछ करने के टाइम भी नहीं है, कुछ करने का आपके पास टाइम भी नहीं है। आपको जो बुक इशू करा गया है आप उस बुक को यूज करो, क्लास नोट्स जो लिखवाए गए हैं उसको यूज करो। क्वेश्चंस के लिए आप केवल मॉड्यूल को खोलो, आपको कंटेंट मॉड्यूल से पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ क्लास में कवर किया। ठीक है? आप केवल और केवल क्या करो, क्वेश्चंस करो। थ्योरी में भी बुक्स में कवर है, लॉ का बस है मेरे ख्याल से वो मॉड्यूल से चल रहा है आपका, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो अपने हाथ से, उसको आप यूज कर लो। लास्ट डे पे तो आप मॉड्यूल नहीं पढ़ पाओगे, लास्ट डे पे तो आपके हैंड रिटन नोट्स या समरी नोट्स ही आपके पास काम में आएंगे। राइट? एबीसी एनालिसिस कर लो, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रिवीजन ज्यादा लगेंगे, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है उसके रिवीजन्स कम लगेंगे। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टिंग में बैकलॉग है तो पहले उसको कंप्लीट करो या फिर जो अभी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पहले आप बैकलॉग कवर कर लो, पहले एक बार सिलेबस को क्लोज कर लो, उसके बाद रिवीजन पे जाओ। टैक्स के प्रोविजन देखो, इनकम टैक्स के मैं सेक्शंस और सब सेक्शंस को नहीं कहता कि आप लर्न करो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम पढ़ते पढ़ते हमें क्लास में याद हो जाते हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर आपको करना पड़ेगा। उसका सिंपल सा तरीका है कि आप कोई भी सेक्शन जब बोलो ना वो अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर बोलो। सेक्शन नंबर 16 कंडीशंस फॉर अवेलिंग द आईटीसी, सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। तो कभी भी आपको नाम नहीं बोलना है, अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर उसको बोलना है, तो वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सब सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर याद है आपको, दैट विल बी इनफ।
सेक्शन 16 का कौन सा सब सेक्शन कहता है कि गुड्स को इंस्टॉलमेंट पे रिसीव किया तो क्रेडिट लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप सेक्शन 16 भी कोट करके आओगे ना, दैट विल बी इनफ। आपको रॉन्ग सेक्शन कोट करने से बचना है। अगर आपको एग्जैक्टली सब सेक्शन पता है, आप कोट करो। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, आप सब सेक्शन कोट मत करो, आप सिर्फ नॉर्मल सेक्शन कोट करके आओ। बात समझ में आ रहा है? तो आपके वेटेज पे फर्क पड़ेगा। एक आंसर विदाउट सेक्शन, एक आंसर विद सेक्शन, दोनों के वेटेज में फर्क है। विद सेक्शन वाला आंसर ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन मान लो गलती से रॉन्ग सेक्शन कोट कर दिया, भले आपने प्रोविजन ठीक लिखा है, नंबर तो गए भाई, क्योंकि वो वाला सेक्शन तो ये प्रोविजन की बात करते ही नहीं। सर एमसीक्यूज की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है या फिर इसी रिवीजन? लास्ट में आपको एमसीक्यू एक बार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए अलग एफर्ट नहीं लगते। अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रखे हैं, एमसीक्यू आराम से बन जाएंगे। लेकिन ऑब्वियस है, एग्जाम में जाने से पहले आपको एक बुकलेट मिला होगा एमसीक्यू का, उस बुकलेट को आप अपने हाथ से एक बारी सॉल्व कर लेना, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, जिससे आपके हाथ पांव फूलते हैं, सुबह सबसे पहले उसको पढ़ लो। पढ़ना तो है भाई, देखो दवाई है, अच्छी लगे बुरी लगे खानी तो पड़ेगी। आपको जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, आप सुबह पहले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसको पढ़ लो, ताकि बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर हो जाए कि यार मैंने टफ सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, अब ये तो सारे इजी है, मेरे मन के हैं, ये तो मैं पढ़ ही लूंगा। और आपने अगर पहले इंटरेस्टिंग पढ़ लिया, तो आप टफ वाले को हमेशा पोस्टपोन करोगे, या आप उसको रिलेवेंट टाइम नहीं दे पाओगे। राइट? तो जो भी आपका टफ एरिया है उसको पहले करो। अगर आप जा सकते हो तो जाओ। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है, जितना आप दोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 1 या 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। घर पे जब आप क्वेश्चंस लगाओ तो विद टाइमर लगाओ। मतलब जब दूसरे तीसरे रिवीजन पे पहुंचोगे तो आपका टाइमर ऑन हो जाना चाहिए कि मेरे को अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है, मेरे को इनकम टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है, कॉस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है। आपके पास 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट है। 180 मिनट होते हैं, 180 मिनट है, 100 नंबर है, यानी कि आपके पास हर मार्क के लिए 1.8 मिनट है। तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आइडियली वो 18 मिनट में हो जाना चाहिए। उसमें प्लस माइनस 2-4 मिनट आप कर सकते हो, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होता है वो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। तो आपको इस तरीके से अपना ना एक टाइम अलॉट करना पड़ेगा। और जब घर पे भी आप प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन में देखो कि आप कितना टाइम लगा रहे हो। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आपको कितनी देर लगने वाली। राइट? क्लोज करें सेशन को? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन पे। बाय बाय।